अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जज साहब के साथ बड़ी शदीद किस्म की तलख कलामी हो गई और बात बदतमीजी की हद तक चली गई। मामला क्या हुआ, क्यों पेश आया, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों और उनके सपोर्टरों के खिलाफ शदीद किस्म का क्रैकडाउन करने के हवाले से फैसला हो चुका हुआ है। अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ क्या होने वाला है, इस टॉपिक पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का दचका लगने वाला है, बड़ा टाइट किस्म का दचका लगने वाला है। वो कौन सा दचका लगेगा, किस तरह से लगेगा, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ सहाफियों और यूट्यूबर्स को कंट्रोल करने के लिए पक्का इंतजाम किया जा चुका है। वो क्या इंतजाम किया गया, क्या होगा, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक बुरी खबर आने वाली है पेट्रोल के हवाले से। परेशान हो, इसमें होने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल और डीजल के हवाले से एक बुरी खबर आने वाली है 31 जनवरी को, उस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले पेट्रोल के हवाले से बात कर लेते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो गुज़िश्ता दिनों कम की गई थी, 15 जनवरी को तकरीबन 8 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की गई थी, लेकिन अब पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला ऑलमोस्ट किया जा चुका है। यानी कि 31 जनवरी को तकरीबन हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में अप डाउन आता रहता है, लेकिन अब 31 जनवरी को एक दफा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन 5 रुपए से लेकर 9 रुपए तक इजाफा किया जाएगा। तो इस हवाले से मैं कह रहा था कि ये एक बुरी खबर है। अच्छा जी, सहाफियों और यूट्यूबर्स को कंट्रोल करने के लिए प्लान किया जा चुका है। इस हवाले से चूंकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हुआ हूँ कि आल्दो के हर शख्स का राइट है कि वो बात कर सकता है, वो तनकीद कर सकता है, जुडिशरी के ऊपर तनकीद कर सकता है, अदलिया के ऊपर तनकीद कर सकता है, अदलिया के फैसलों के ऊपर तनकीद कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि आप अदलिया के ऊपर तनकीद करें। मतलब कि अगर आपने किसी जस्टिस के खिलाफ बात कर दी, किसी फैसले के खिलाफ आपने बात कर दी, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस हवाले से एक GIT तश्कील दे दी गई है कि जो भी कोई शख्स चीफ जस्टिस काजी फाजिद साहब के खिलाफ बात करेगा या जुडिशरी के खिलाफ किसी भी जज के खिलाफ बात करेगा या किसी भी फैसले के खिलाफ बात करेगा, तो उसको म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। तो इस हवाले से ये एक नई टर्मिनोलॉजी दे दी गई है कि जुडिशरी के खिलाफ जो भी कोई शख्स प्रोपोगंडा करेगा, हालांकि प्रोपोगंडा सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के कोई बंदा कोई भी नहीं करता, सिर्फ तनकीद की जाती है। और कानून और आईन हर शख्स को इस बात का इख्तियार देता है कि वो तनकीद कर सकता है, बात कर सकता है, अदलिया के ऊपर, अदलिया के फैसलों के ऊपर बात की जा सकती है। हाँ, सिर्फ एक कदगन है कि जब केस की समाअत चल रही हो तो उस केस की समाअत के दौरान आप उसके ऊपर नुक्ताचीनी नहीं कर सकते, इसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, आपको इंतजार करना चाहिए फैसले का। लेकिन जब फैसला हो जाए तो फिर आप आजाद हैं, आप बात कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं। तो बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फाजिद साहब और अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के मामले पर FIA ने 47 सीनियर सहाफियों और यूट्यूबर्स को नोटिस जारी कर दिया है और 31 जनवरी को उनको तलब कर लिया है। अब उन से इस हवाले से पूछगिछ की जाएगी कि आपने अदलिया के खिलाफ इस तरह की बात क्यों की। ये पहले भी चूंकि डिस्कस किया जा चुका है कि तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, वो यूट्यूब का है, फेसबुक का है, ट्विटर का है, व्हाट्सएप, उनकी मॉनिटरिंग की जा चुकी है, उन पे नजर रखी हुई है। जिस शख्स के खिलाफ भी ये इस बात साबित हो गई कि वाकई ही ये अदलिया मुखालफ मुहिम में शामिल है, तो उसको सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा, उसका अकाउंट बंद किया जा सकता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो बहरहाल 47 जो सीनियर सहाफ़ी और यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया जा चुका है और उनको नोटिस जारी हो चुके हैं और 31 जनवरी को GIT ने उन्हें अपने पास तलब कर लिया है। अच्छा जी, इसके अलावा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं और उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, उनको काबू करने के लिए एक नया लाहे अमल इख्तियार किया जा चुका है। आल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सपोर्टर्स हैं या इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ तो पहले से ही घेरा तंग किया जा चुका है, उनके घरों पर रेड किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ झूठे बेबुनियाद मुकदमात बनाए जाते हैं। लेकिन अब नए सिरे से एक नई प्लानिंग के तहत ये डिसाइड किया जा चुका है कि 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम हद तक जितने सपोर्टर्स हैं, उम्मीदवार हैं, कंपेन करने वाले हैं, उनका नाम 9 मई के मुकदमात में शामिल करके उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। वो जहां जहां पे भी मिलते हैं, बेशक FIR के अंदर कुछ लोगों को तो नामजद किया जा चुका है, लेकिन बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको नामजद नहीं किया गया।
تو جو نامعلوم لوگ ہیں ان کی جگہ پہ، مطلب 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اتنا بڑا سکوپ ہے پولیس کے پاس، اس میں بے شک سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو ملوث کر لیں یا ہزاروں کی تعداد میں ملوث کر لیں، پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ملوث کر سکتی ہے۔ تو یہ پلان ہو چکا ہوا ہے کہ اب تحریک انصاف کے کسی بھی بندے کو سپیئر نہیں کرنا الیکشن تک، امیدوار ہیں، کمپین کرنے والے ہیں، سپورٹرز ہیں، واٹ ایور، اور چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی جو ہے وہ ملحوظ خطر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اوپر ریڈ کریں، ان کے گھروں کے اوپر ریڈ کریں، ڈیروں کے اوپر ریڈ کریں، جہاں جہاں بھی وہ ملتے ہیں ان کو پکڑ کر حوالاتوں میں بند کریں اور مقدمات میں ملوث کر کے ان کو جیلوں کے اندر بھیج دیں۔ تو اس حوالے سے ابھی گجرانوالہ کے اندر بھی ایک ریڈ کیا گیا، N 180 گجرانوالہ سے امیدوار تھے اسد اللہ پاپا صاحب، کل رات ان کے گھر کے اوپر ریڈ کیا گیا اور گرفتار کر کے ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف بھی الزام یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ان کا نام بھی درج تھا۔ بہرحال یہ اب تحریک انصاف کے لوگ اگر کمپین کریں گے تو ان کو بڑے محتاط طریقے سے اب رہنا پڑے گا، کیونکہ اب پہلے بھی ان کے اوپر بڑی قسم کی سختیاں تھیں، لیکن اب تو زیادہ ان کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب وہ اتنی آسانی کے ساتھ گھروں سے باہر نکل کے کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتے، کسی سے ووٹ بھی نہیں مانگ سکتے۔ ووٹ مانگتے ہوئے پکڑے گئے تو ان کے خلاف 9 مئی کے مقدمے میں ان کو ملوث کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اب پاکستان میں الیکشن لڑنا بھی ایک جرم ہے، کمپین کرنا بھی جرم ہے، ووٹ مانگنا بھی جرم ہے۔ یہ اب پاکستان میں یہ جرم ہے، اور خاص طور پر یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے کہ جو کوئی بھی شخص کمپین کرے گا یا الیکشن لڑے گا اس کو جیل جانا پڑے گا۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا زوردار قسم کا جھٹکا لگنے والا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل ہے، وہ اگر آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن جیت جائیں گے تو وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر ہی نہیں سکتے، قانونی طور پر نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، کوئی بھی آزاد امیدوار جب الیکشن جیت جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے 3 دن کے اندر کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس وقت سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی۔ قانون کے اندر جو سیاسی جماعت کی ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کوئی انتخابی نشان جاری کیا گیا ہو وہ سیاسی جماعت ہے۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن تو کل عدم قرار دیے جا چکے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا نہ تو کوئی چیئرمین ہے اور نہ ان کے پاس کوئی انتخابی نشان۔ تو جب ان کے پاس کوئی انتخابی نشان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بطور سیاسی جماعت الیکشن کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ قانونی طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے 3 دن کے اندر اندر کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے۔ وہ کوئی بھی جماعت ہو سکتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہو سکتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے، IPP ہو سکتی ہے، مولانا فضل الرحمان کی کوئی بھی جماعت ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدواران آزاد حیثیت سے اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ بے شک ان سے جتنی مرضی کمٹمنٹ لے لیں، جتنے مرضی وعدے لے لیں، جتنی مرضی ویڈیو ریکارڈنگ لے لیں، جتنے مرضی ان سے قرآن پاک کے اوپر حلف لے لیں، وہ تحریک انصاف میں قانونی طور پر شامل ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے پہلے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروا بھی لے تو پھر بھی ان کے امیدوار پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے، یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، جب انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کالعدم قرار دیا تھا اور تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا تھا، اسی وقت چاہیے تھا کہ فوری طور پہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیے جاتے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے میں بہت دیر کر دی، پہلے معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس، پھر پشاور ہائی کورٹ کے پاس، پھر لاہور ہائی کورٹ کے پاس، پھر سپریم کورٹ کے پاس۔ تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت نے بہت سارا وقت ضائع کیا ہے۔ یہ کام اگر پہلے کر لیا جاتا تو ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے پاس والے کا نشان آ جاتا اور یہ بطور سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لے پاتی۔ ان شارٹ کہ اس وقت تحریک انصاف کے جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے، کسی بھی دوسری سیاسی جماعت میں وہ شمولیت اختیار کر سکیں گے۔ اچھا، آ جاتے ہیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی آج اڈیالہ جیل کے اندر سائفر کیس کی سماعت کے دوران جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے ساتھ کافی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ عدالت کا ماحول کافی خراب ہوا، بات بدتمیزی تک چلی گئی۔ یہ معاملہ کیوں پیش آیا، اس کی کیا وجہ بنی، اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دراصل معاملہ کچھ یوں ہوا کہ تقریباً گزشتہ 2 طریقوں سے، ایک طریق پہلے گزر گئی کہ عمران خان کی طرف سے اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے کوئی بھی وکیل عدالت کے اندر پیش نہیں ہوا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور عدالت کے اندر حاضر نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے بعد آج اس کیس کی دوبارہ سے سماعت تھی، لیکن آج ایک دفعہ پھر کوئی بھی وکیل عمران خان کی طرف سے پیش نہ ہو سکا۔ معاملہ وہی تھا کہ ان کے وکیل صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے۔ چلے، یہ ایک بڑی جنرل ریزن ہے۔ ہم آئے روز عدالتوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر 5-10 طریقیں بھی گزر جائیں
तो अदालतें इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती, रिकॉर्ड करती हैं कि ठीक है जी, अगर किसी वकील साहब की तबीयत ठीक नहीं है और अदालत के अंदर हाजिर नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। साहिल को कहते हैं कि कोई बात नहीं, अपने वकील साहब को कहें कि नेक्स्ट डेट के ऊपर आ जाएं, या आपके वकील साहब की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है और वो ज्यादा तरीकों के ऊपर अदालत में हाजिर नहीं हो सकते, तो कोई बात नहीं, आप किसी और वकील साहब का इंतजाम कर लें। लेकिन यहाँ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के केस में थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की सूरत थी। लास्ट डेट के ऊपर भी इन दोनों की तरफ से कोई वकील अदालत में हाजिर नहीं हुआ, और आज भी जब इस केस की समाअत की और गवाहान के ऊपर जिरा होनी थी तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से कोई भी वकील अदालत के अंदर मौजूद नहीं था। तो जज साहब ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से इस हवाले से कंसल्ट नहीं किया कि आपके वकील साहब किधर हैं, वो कब आएंगे, वो आज आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, या आपको कौन सी डेट चाहिए कि जिस डेट के ऊपर वो हाजिर आ सकते हैं, या आप किसी और वकील साहब का इंतजाम कर लें। अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कंसल्ट किए बगैर और उनको इत्मीनान में लिए बगैर अपनी ही तरफ से दो वकला एंगेज कर दिए कि अब वो इस केस की समाअत को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब अदालत के अंदर गवाहान आगे उनके ऊपर जिरा करनी थी, तो उस वक्त इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने महसूस किया तो उनकी तरफ से तो कोई वकील आया कोई नहीं, और अदालत ने अपनी ही तरफ से सरकारी वकला को एंगेज करके कह दिया कि आप इन गवाहान के ऊपर जिरा करें। तो उस वक्त इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने इस बात के ऊपर रेजिस्ट किया, हम इन वकला के ऊपर इत्मीनान नहीं करते और हम इनको इजाजत नहीं देंगे कि ये गवाहान के ऊपर जिरा कर सके। इस मौके पर इमरान खान और जज के दरमियान काफी तलख कलामी भी हो गई। शाह महमूद कुरैशी ने भी काफी ओवर एक्ट किया। जो उस केस की फाइल सरकारी वकील के पास मौजूद थी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो फाइल जबरदस्ती पकड़ी और खींच के उसको हवा में उछाल के दीवार पर दे मारा। मैं समझता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब का ये रवैया भी ठीक नहीं था। और देखें, इसमें दो तरफा बातें हैं। एक तो ये कि जज साहब का रवैया भी ओवरऑल ठीक नहीं था। उनको चाहिए था कि किसी भी वकील को सरकारी तौर पर इंगेज करने के लिए इमरान खान से कंसल्ट किया जाता, शाह महमूद कुरैशी साहब से कंसल्ट किया जाता और कम से कम उनको कन्वे किया जाता, या कम से कम ये कह दिया जाता कि आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आप नेक्स्ट डेट के ऊपर अपने वकील साहब को इंगेज कर लें। अगर आप वकील इंगेज नहीं करेंगे तो आपको सरकार की तरफ से वकील मुहैया कर दिया जाएगा। तो उनको पूछे बगैर बताए बगैर गवाहान बुला लिए गए, सरकारी वकील इंगेज कर दिए गए और उनको ऊपर जिरा करने के लिए उन वकला को कह दिया गया, फाइलें उनके हवाले कर दी गई। तो उस मौके पर अगर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी रेजिस्ट ना करते तो डेफिनेटली वो जो वकला साहबान आए थे उन्होंने गवाहान के ऊपर जिरा कर देनी थी। लेकिन चले एक साइड पे अगर देखें तो ये ठीक हो गया कि गवाहान के ऊपर जिरा नहीं हो सकी और इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को एक मौका मिल गया कि वो नेक्स्ट डेट के ऊपर अपने वकील को एंगेज कर सके, और उनको अगर जो पहले वकील साहब हैं वो आ सकते हैं, नए वकील एंगेज करना चाहें तो वो आ सकते हैं। लेकिन इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के रवैये को मैं कंडेम करूंगा कि वट एवर जो कोई भी सूरत थी, कम से कम उसको सरकारी वकील के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। उसके हाथ से फाइल को खींचना और उसको हवा के अंदर उछाल देना या दीवार के साथ दे मारना, ये मैं समझता हूँ उस वकील की भी इंसल्ट थी, अदालत के डेकोरम के भी खिलाफ था और उस जज साहब की भी इंसल्ट थी। वट एवर, ये एक अलग बात है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ झूठे और नाजायज तौर पर मुकदमात बनाए गए हैं, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड बहरहाल अदालत के अंदर नहीं होना चाहिए। इमरान खान की तरफ से भी हार्ड वर्ड्स एक्सचेंज किए गए, अदालत का रवैया भी जो है वो इतना मुनासिब नहीं था, शाह महमूद कुरैशी का रवैया भी ठीक नहीं था। इससे पहले भी एक दो इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। इमरान खान की थोड़ी सी तू तकरार जेल सुप्रीडेंट के साथ हुई और उसके एक दो दिन बाद शाह महमूद कुरैशी की थोड़ी सी तू तकरार अदालत के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ हुई, और ये आज फिर एक तीसरा वाकया हो गया कि थोड़ी बदतमीजी का माहौल बन गया, अदालत का माहौल खराब हो गया, इमरान खान भी गुस्से में आ गए, शाह महमूद कुरैशी भी गुस्से में आ गया, अदालत का रवैया भी मुनासिब नहीं था। तो ओवरऑल इसको देखें तो ये ठीक नहीं हुआ। मतलब कि इमरान खान को भी शायद इस तरह नहीं करना चाहिए था। मतलब अगर वो अपनी बात कन्वे करना चाहते तो उसको अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते थे। शाह महमूद कुरैशी को भी फाइल छीन के दीवार के साथ नहीं मारनी चाहिए थी, वो भी अपनी बात अच्छे तरीके से बयान कर सकते थे। जज को भी चाहिए था कि वो उन मुल्जमान से पहले कंसल्ट कर लेता या उनको कन्वे कर देता। जज को भी इतनी हेस्ट में जो है वो काम नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इस तरह का रवैया अदालतों के अंदर नहीं होना चाहिए। चलो थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि इमरान खान और अदालत के दरमियान कौन से डायलॉग एक्सचेंज हुए, शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा, जज साहब ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इमरान खान ने जज से मुकालमा किया कि जिन वकला पर हमें इतमाद ही नहीं वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। जज साहब ये क्या मजाक चल रहा है, मैं 3 माह से कह रहा हूं कि समाज से पहले मुझे वकला से मिलने की इजाजत दी जाए। बार बार दरखास्त के बावजूद वकला से मुशावरत नहीं करने दी जाती। मुशावरत नहीं करने दी जाएगी तो केस कैसे चलेगा। इमरान खान के मौके पर जज ने कहा, जनाब आपको जो रिलीफ दिया जा सकता था मैंने दिया, वर्जिश के लिए साइकिल की फराहमी या फिर वकला से मुलाकात, आपकी दरखास्त मंजूर की। मेरे रिकॉर्ड पर 75 दरखास्तें हैं जो मुलाकातों से मुतल्लक हैं। इस पर इमरान खान ने कहा कि आपने तो मुलाकात का आर्डर किया लेकिन मुलाकात कराई नहीं गई। ओपन ट्रायल में किसी को जेल आने से कैसे रोका जा सकता है। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उधर भी सरकार इधर भी सरकार, ये मजाक हो रहा है। इस पर जज ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर आप खुद जिरा करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं।
3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। देखिए, किसी भी मुलजम की तरफ से वकील साहब भी जिरा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी मुलजम खुद चाहे तो वो भी गवाह के ऊपर जिरा कर सकता है। अच्छा जी, शाह महमूद ने कहा कि ये सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा, इस तरह से ट्रायल की क्या साख रह जाएगी। जज ने जवाब दिया कि मेरे लिए आसान था कि मैं डिफेंस का हक खत्म कर देता, मैंने फिर भी स्टेट डिफेंस का हक दिया। इस कस्टडी की वजह से मुझे यहाँ जेल आना पड़ रहा है, वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं जिनके केस जुडिशियल कम्प्लेक्स में छोड़ कर आया हूँ। मैं ऑर्डर कर करके थक गया हूँ मगर आपके वकील नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा था अगर ट्रायल में रुकावटें आई तो अदालत जमानत कैंसिल कर सकती है। शाह महमूद ने जज अबुल हसनात की बात पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत के फैसले का भी मजाक उड़ाया गया, जेल से बाहर निकलते ही एक और केस में उठा लिया गया। जज ने इस्तफसार किया कि शाह साहब इस केस को लटकाने का क्या फायदा है। शाह महमूद ने कहा कि जज साहब जेल में कोई खुशी से नहीं रहता, मैं अपना वकील पेश करना चाहता हूं, सरकारी वकीलों पर एतबार नहीं। इस पर जज ने कहा कि आप अपने वकील को बुला लें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के नामजद करदा वकीलों से डिफेंस करवाया जा रहा है, इससे तो साबित होता है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका। बहरहाल जिस तरह की ये सूरत हाल चल रही है, जितनी हेस्ट में ये सारे इस केस की साइफर केस की समाअत जारी है और ये सिर्फ 2 तरीकों के ऊपर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से की तरफ से कोई वकील पेश ना होने की वजह से उनको पूछे बगैर, उनको बताए बगैर इमरान खान की तरफ से 2 वकला को नामजद कर दिया गया कि आप जो गवाहान आते हैं उनके ऊपर जिरा करें। तो इससे यही लगता है कि अदालत बहुत हेस्ट के अंदर है। अदालत चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस केस का फैसला किया जा सके। मैं समझता हूं कि अदालत की इसमें कोशिश होगी कि 8 फरवरी यानी कि इलेक्शन से पहले पहले इस केस की समाअत मुकम्मल करके इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस केस के अंदर सजा सुनाई जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।